वेलकम टू द कोर लॉ क्लास। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फॉरेन जजमेंट है हमारा टॉपिक, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो फॉरेन जजमेंट पढ़ने से पहले ये हम देख लेते हैं कि जो इंडिया में किसकी जजमेंट बाइंडिंग होती है। तो हमारी वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट है जिसकी जजमेंट बाइंडिंग है सारी लोअर कोर्ट्स के ऊपर, सारी हाई कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ पे हम फॉरेन जजमेंट की बात करते हैं, क्या ये भी बाइंडिंग है हमारे ऊपर? नहीं, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम एज गाइडेंस यूज करते हैं। सिर्फ इसकी परसुएसिव वैल्यू है, मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको मानो ही मानो, ठीक है। एज गाइडेंस यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अपना माइंड क्लियर करने के लिए सिर्फ तब। तो यहाँ पे सीपीसी में जहाँ पे हमने अगर बात करनी है कि यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो सीपीसी में हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेन जजमेंट अगर कोई आती है, ठीक है, जिसकी एग्जीक्यूशन सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है, ठीक है, डिक्री इंडिया में एग्जीक्यूट होएगी, मीन्स प्रॉपर्टी है जो, ठीक है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, या पार्टी है वो इंडिया में रहती है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? हम करवाएंगे, ठीक है, इंडिया वाले करवाएंगे फॉरेन जजमेंट को, ठीक है। तो फॉरेन कोर्ट देख लेते हैं पहले कौन है। तो फॉरेन कोर्ट वही जो हमारे इंडिया ने एस्टेब्लिश, इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश नहीं की है, इंडिया से बाहर है, ठीक है, वो सारी क्या है, वो फॉरेन कोर्ट्स हैं हमारे लिए, ठीक है। तो फॉरेन जजमेंट क्या है? इस कोर्ट ने जो जजमेंट दे दी, जो डिसीजन दे दिया हमारे लिए, वो फॉरेन जजमेंट है, ठीक है। तो फॉरेन जजमेंट की यहाँ पे बात करें तो फॉरेन जजमेंट है तो गाइडेंस के लिए हम यूज करते हैं, सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है। लेकिन फॉरेन जजमेंट में अगर फॉरेन वाली कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, मीन्स उसने अपना माइंड अप्लाई करके दिया है, प्रॉपर एविडेंस लेके, ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके एक कंक्लूजन पे आई हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर सेम क्वेश्चन के ऊपर इंडिया में, इंडियन कोर्ट में वही कॉज ऑफ एक्शन, वही इश्यूज को दोबारा रेज किया जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, रेस जुडिकाटा, मीन्स जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको आप बार बार नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा हमारे फॉरेन जजमेंट के केस में अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है, तो इसकी एग्जीक्यूशन सेम वैसे ही होएगी जैसे हम इंडियन कोर्ट्स ने अगर कोई डिसीजन दिया, वो अपनी टेरिटरी में कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है, फॉरेन जजमेंट के केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है, ठीक है। तो हमारा एक केस है सत्या वर्सेस तेजा। तो यहाँ पे क्या बात की जाती है, तो यहाँ पे बात की जाती है कि हम एक सॉवरिन नेशन है, ठीक है। तो अगर हमें कोई फॉरेन लॉ की या फॉरेन जजमेंट की कोई रेफरेंस ले भी लेते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। हम अपनी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर कह सकते हैं कि और ग्रोथ के लिए उन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर नोशन ऑफ जस्टिस, पब्लिक पॉलिसी, हम उनकी रेफरेंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है अपनी मर्जी है, ठीक है। तो सेक्शन 13A to F जो अब हम पढ़ते हैं, बस जल्दी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारी जजमेंट्स हैं जो उनको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, जैसे हमने पीछे बात की कि वैसे ही जैसे इंडियन कोर्ट ने जजमेंट दी है। लेकिन यहाँ पे किन किन केसेस में चैलेंज किया जा सकता है, कब इंडियन कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है कि नहीं भाई हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे अपनी टेरिटरी में, तब जब इन ग्राउंड्स के बीच फॉल करती है वो A to F, ठीक है। तो ये 6 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो फॉरेन जजमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं। अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो फिर इंडियन कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी। तो ये क्या होंगे वो भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट होता है हमारा कॉमिटी ऑफ नेशंस, जिसका मतलब क्या होता है कि हम आपके लॉ की रिस्पेक्ट करेंगे। फॉरेन कंट्री को कहा जाता है कॉमिटी ऑफ नेशंस, भाईचारा सारे नेशंस का आपस में, कि हम आपके लॉ की रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमारे लॉ की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो सिमिलरली कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स में क्या होता है कि कोर्ट्स क्या कहती हैं, हमने जो जजमेंट दी है आप उसको रिस्पेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाना, और आपकी जजमेंट जो होगी हम रिस्पेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे अपनी टेरिटरी में, ठीक है। तो ज़रूरत तो किसी को भी किसी की पड़ सकती है, वही बात है कॉमिटी ऑफ नेशंस और कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स में। तो सेक्शन 13 पढ़ने से पहले हम सेक्शन 14 देख लेते हैं, जो बात करता है फॉरेन जजमेंट के बारे में हम प्रिजम्पशंस क्या लेते हैं। जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ की प्रिजम्पशन लेने के लिए आपने क्या प्रिज्यूम करना है, मे, शेल या कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब जिसको चैलेंज ही नहीं कर सकते आप। तो इसमें क्या होता है, हम अगर प्रेज्यूम करें, जैसे इंडियन जजमेंट है, कोई इंडियन कोर्ट ने डिक्री दी है, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी अगर उसकी प्रोड्यूस कर देते हैं हम, कर दी जाती है, ठीक है, ट्रायल में कोई भी प्रोसीडिंग स्टेज में कहीं पे भी, तो हम वहां पे क्या प्रिज्यूम करते हैं, शेल, मींस जो इंडियन कोर्ट ने जजमेंट दी है प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके दी है, कि यहाँ पे हमें कोई आगे और प्रूफ नहीं चाहिए, हमें जज को बुलाने की जरूरत नहीं है कि बताइए क्या ऐसी जजमेंट आई थी, क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ था, आपकी साइन है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी सफिशिएंट प्रूफ होती है,
ठीक है, कि जजमेंट सही तरीके से आई है, ठीक है, प्रॉपर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी है जजमेंट, ये प्रिजम्पशन लेते हैं। सिमिलरली फॉरेन जजमेंट में भी हमने यही प्रिजम्पशन लेके चलनी है। क्या प्रिजम्पशन लेके चलनी है? शेल की प्रिजम्पशन, ठीक है, कि फॉरेन जजमेंट ने फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दी है तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी को हम जैसे कहते हैं कि एज एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है, शेल रखता है वो प्रिजम्पशन। तो शेल प्रिजम्पशन आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, ठीक है, जिसको रिबट किया जा सकता है। तो रिबट इसको कैसे किया जाएगा? ऑब्वियस है, जो हमारे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इन क्लॉसेस में अगर फॉल होता है तो इसको रिबट करवाया जा सकता है, ठीक है। तो कंक्लूसिव प्रूफ तो हमारा इरिबटेबल होता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ शेल प्रिज्यूम होती है, ठीक है। तो सेक्शन 13 पढ़ लेते हैं, जो बात करता है कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट। तो कितनी कंक्लूसिव है, कितनी फाइनल मानेंगे हम कि कोई डाउट नहीं है, ये फाइनल है, चलो इसको जाके एग्जीक्यूट करवा दो। तो सेक्शन 13 जो बात करता है, ये बात करता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, मींस ये एक नेगेटिव एलिमेंट की बात करता है, जो बात करता है वैसे तो सारा कुछ ठीक है लेकिन कब वो सही नहीं है, बाकी सब सही है लेकिन कब वो सही नहीं है, कब वो कंक्लूसिव नहीं है। तो जनरल नेचर क्या है? जनरल नेचर है कि वो ऑलवेज कंक्लूसिव है, ठीक है, शेल प्रेज्यूम करते हैं, ठीक है, एक तो, और ये कंक्लूसिव भी है, फाइनल भी है, इसको बिना किसी डाउट के सीधा एग्जीक्यूशन के लिए फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो कंक्लूसिव कब नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, तो ये कंक्लूसिव होने वाली है विदाउट एनी डाइटिंग की कहाँ से बात आ गई? तो अ फॉरेन जजमेंट फाइनल होने वाली है, शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ठीक है। तो कंक्लूसिव है अगर पार्टीज दोबारा से फिर आती हैं इंडियन कोर्ट में फाइल करती हैं, तो ऑब्वियस है, ठीक है, सेम पार्टीज हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर, सारा कुछ सेम, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई कर जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस बताई हैं, एक्सेप्शंस हैं कि कब ये कंक्लूसिव नहीं है, वैसे कंक्लूसिव है, यहाँ पे बताया कंक्लूसिव, लेकिन कब कंक्लूसिव नहीं है। तो एक्सेप्शंस हैं हमारी, क्या बात करती हैं? तो सबसे पहले तो क्लॉज ये बात करता है कि अगर ये प्रोनाउंस नहीं की गई कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन नहीं थी, मींस कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन की जब हम बात करते हैं, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में देखेंगे हम, प्लेस ऑफ स्यूइंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस कोर्ट की टेरिटरी में नहीं आता था, ठीक है, वो पार्ट कोर्ट ने जजमेंट दे दी, उसकी पेक्यूनियर लिमिट इतनी नहीं थी, मान लो 1 करोड़ का सूट था, कोर्ट की वैल्यू थी सिर्फ पेक्यूनियर वैल्यू से 10 लाख, उसने ट्राई कर दिया। सब्जेक्ट मैटर मीन्स उस कोर्ट का वो सब्जेक्ट नहीं है, उस कोर्ट में वो वाले केसेस जाते ही नहीं है, जैसे इनकम टैक्स वाले मैटर्स हम फैमिली कोर्ट में कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। मींस गलत कोर्ट ने उसको ट्राई कर दिया, जिसकी जूरिसडिक्शन ही नहीं है, मींस कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट थी, ठीक है। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो फिर क्या होने वाला है? वो कंक्लूसिव नहीं है, नॉट कंक्लूसिव, ठीक है। तो क्लॉज बी क्या बात करता है कि अगर जजमेंट नॉट ऑन मेरिट्स, तो ये हम डिटेल में पढ़ते हैं, नॉट ऑन मेरिट्स कि केस की डूंघाई कहते हैं या गहराई, जो भी होता है, गहराई में नहीं जाके आपने जजमेंट दी, ठीक है, प्रॉपर एविडेंस नहीं लिए, और वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आप गलत व्यू ले रहे हो हमारे इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है, जो मीनिंग है उसका वो ना समझ के कुछ और ही समझ रहे हो, ठीक है, मीन्स आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कुछ, तो वो भी क्या है? कंक्लूसिव नहीं है। तो जहाँ पे रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया, अगर मान लो आप इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहे हो, तो फिर हम आपकी फॉरेन जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मना कर देंगे, हम भी उसको कंक्लूसिव नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट, जो भी प्रोसीजर होता है हमारा नेचुरल जस्टिस का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो सारा, वो आपने टाइम नहीं दिया पार्टी को, एडजर्नमेंट नहीं दी, ऐसा कुछ भी होता है तो वो भी कंक्लूसिव नहीं है। या फिर जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है आपने, वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, या इंडियन लॉ का ब्रीच किया जा रहा है, ठीक है, उस जजमेंट के द्वारा, तो फिर भी क्या हो जाएगा? उसको हम कंक्लूसिव नहीं मानते हैं, ठीक है जी, नहीं मानेंगे। चलो,
तो फॉरेन जजमेंट नॉट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसने जजमेंट दे दी तो वो जजमेंट तो वैसे ही वॉइड है। वो तो हम इंडियन कोर्ट ने अगर अपनी लिमिट से बाहर जाके कोई जजमेंट दी हो उसे नहीं मानते हैं, उसको भी ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है कि ऑब्जेक्शन फाइल की जा सकती है, तो फिर फॉरेन कोर्ट का तो कैसे ही मानेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाली है, जजमेंट वॉइड होने वाली है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर उसे ट्राई करती, डिसीजन देती, देन ही बाइंडिंग थी पार्टीज के ऊपर, अदरवाइज बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो बस, तो अदरवाइज अगर सही कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने दी होती जजमेंट तो रेस जुडिकाटा अप्लाई करना था। तो जैसे इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी है तो फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा, इंडियन कोर्ट में दोबारा से केस डाला जा सकता है। यस। फॉरेन जजमेंट नॉट ऑन मेरिट्स, तो मेरिट्स का मतलब तो यही है कि केस को अच्छे से देखा नहीं है, ठीक है, उसकी गहराई तक नहीं गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एविडेंसेस कोर्ट ने सही तरीके से नहीं लिए, या फिर जज ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। या मान लो पार्टीज हैं जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है उसको एग्जामिन नहीं किया अच्छे से, ठीक है, विटनेसेस को बुला के अच्छे से एग्जामिन नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें चाहिए था, जस्टिस चाहिए था, सच सामने चाहिए था, नहीं आ पाया, ठीक है। तो अब ये जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होने वाली है। तो वैसे तो एक्स पार्टी जजमेंट होती है वो हमारी फाइनल, ठीक है, जजमेंट कंक्लूसिव जजमेंट होती है, लेकिन जहाँ पे देखा जाता है कि एक्स पार्टी जजमेंट में जो प्लेंटिफ है अच्छे से एविडेंसेस नहीं दे पाया, ठीक है, तो कोर्ट के पास भी कोई रीजन ऑर्डर नहीं है कि ऐसी जजमेंट उसने उसके फेवर में क्यों दी है, तो यहाँ पे ऐसी जजमेंट को हम एनफोर्स नहीं करा सकते, ठीक है। वैसे एक्स पार्टी जजमेंट कंक्लूसिव जजमेंट होती है, लेकिन जहाँ पे ये देखा जाता है कि वो ऑन मेरिट्स नहीं दी गई एक्स पार्टी जजमेंट भी, तो वो भी चैलेंज की जा सकती है, ठीक है, तो नॉट कंक्लूसिव जजमेंट हो जाती है हमारी। तो जजमेंट अपोज टू नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे जजमेंट नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, मींस क्या है कि यहाँ पे पार्टीज को सुना नहीं गया है, फेयर एंड जस्टिफाइड मैनर प्रोसीजर नहीं यूज किया गया है, जज बायस हो गया है, या पार्टीज को रीजनेबल नोटिस नहीं दिया है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने आप को डिफेंड करने की, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे फिर ऐसी जजमेंट का भी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो ये केस है हमारा लालजी राजा एंड सन्स वर्सेस फर्म हंसराज नथुराम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बताते हैं जस्ट बिकॉज द सूट वॉज डिक्रीड एक्स पार्टे, ठीक है, मियरली की एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है, ऑल्दो द डिफेंडेंट्स वर सर्व्ड विद द समन्स डज नॉट मीन दैट द जजमेंट वाज अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एक्स पार्टी जजमेंट हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंडेंट को मौका ही नहीं मिला है, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, वो उसकी गलती है, उसको समन जाते गए थे वो आया नहीं, ठीक है। तो वो नहीं कह सकता कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, प्रॉपर प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, तो जैसे हमने डिस्कस किया एक्स पार्टी जजमेंट भी कंक्लूसिव होती है, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोनों को अपना केस प्रेजेंट करने की, तो टू अवॉइड एनी एलिगेशन ऑफ नॉट फुलफिलिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन केस ऑफ जजमेंट और डिक्री कम्स टू द इंडियन कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट, अगर इंडियन कोर्ट में आते हैं तो ऐसी डिक्री को हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते इंडिया में, ठीक है। फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड किया, आपने क्या किया, फॉरेन कोर्ट थी, ठीक है, जहां से आप जजमेंट लेके आए हो, तो उनके साथ फ्रॉड कैसे या कोल्यूजन कैसे किया पार्टीज ने मिलके, कि जैसे मान लो हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द मैटर, या कोर्ट को दिखाया कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर में, या ये आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, तो आप ले सकते हो ऐसे केस को। तो ऐसे में पार्टीज ने फॉल्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है, किसी के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, तो इस चीज की बात करते हैं हम, उसको नहीं मानते हम, नहीं मानते तो नहीं मानते, ठीक है। तो सच जजमेंट इज अ नलिटी एंड नॉन एस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, जहाँ पे देखा जाता है कि ये फॉरेन जजमेंट तो हमारे किसी इंडियन प्रोविजन को, इंडियन स्टैट्यूट को वायलेट करेगी, ठीक है, तो फिर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, उसको भी एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स कैसे करवाया जाता है, तो फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स करवाने के लिए आप एक सूट इंस्टीट्यूट करते हो उस फॉरेन जजमेंट के लिए, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट कब करना होता है आपको, विद इन 3 years करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ दैट जजमेंट, या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आपको डालनी होती है, एग्जीक्यूशन सूट डालना होता है प्रॉपर, ठीक है, जैसे हम अपनी एग्जीक्यूशन डिक्री लेके आते हैं, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होता है, प्रॉपर जो हमारा सीपीसी में प्रोसीजर दिया वही फॉलो होने वाला है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम जो फॉलो डिस्कस करेंगे, तो सेक्शन 440A
44A जो बात करेगा एग्जीक्यूशन अगर आपने करवानी है तो कैसे करवाओगे, और क्लैरिटी बताएगा ये। तो ये बात करता है सेक्शन 444A, यस 440A, मैं ऐसे बोल रही थी 44A, ठीक है। सेक्शन 44A क्या बात करता है कि एग्जीक्यूशन करवा सकते हो आप, ठीक है, डिक्रीज की। कौन सी डिक्रीज की? जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज ने पास की है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज, अब नया कुछ आ गया, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज भी हमारे लिए फॉरेन जजमेंट्स ही हैं ये भी, ठीक है। मींस वही है कि जो इंडियन कोर्ट्स नहीं है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज में क्या होता है, कई कंट्रीज हैं हमारी आस पड़ोस की, ठीक है, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। तो उनके साथ जैसे मैंने बताया कॉमिटी ऑफ नेशन कंसेप्ट है, कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स कंसेप्ट है, वैसे ही है यहाँ पे कि हमने उनके साथ रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन है हमारा, कि जहाँ पे क्या किया जाता है, वो हमारे लॉस की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी जजमेंट्स को एनफोर्स करवाते हैं, हम उनकी जजमेंट्स को एनफोर्स करवाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कौन कौन सी हैं हमारी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। आगे लिस्ट है उसको डिस्कस करते हैं, बहुत सारी हैं, बांग्लादेश है, ठीक है, जिनके साथ अच्छे रिलेशन है हमारे, रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उन्हें डिक्लेयर करना होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं आज से इस कंट्री के साथ हमारा रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन है, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना होता है, ठीक है। तो जिसका मतलब ये होता है कि अब से उनकी कोई भी जजमेंट आएगी उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है, अपने इंडिया में, और वो हमारी डिक्री को अच्छे से एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज कौन सी हैं हमारी, वही टेरिटरीज हैं, ठीक है, जो इंडिया से बाहर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश नहीं की हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अब जिनके साथ भी हमारे रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन है वो नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन पास करेगा इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, डिक्लेयर करेगा कि आज से ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है, ठीक है। तो बस अब से जो भी होने वाला है, ये हमारे लॉस को रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने लॉस को, भाई भाई रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कोर्ट्स की बात करेंगे, सुपीरियर कोर्ट्स की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सुपीरियर कोर्ट्स कौन सी हैं, तो वो हम जो नोटिफिकेशन पास करेंगे, ठीक है, पब्लिश करेंगे, तो उसमें ही मेंशन कर देंगे कि किस कोर्ट को हम सुपीरियर कोर्ट मानते हैं। तो वो प्रॉपर डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, वहाँ की हायर कोर्ट, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कौन सी, ठीक है। तो सुपीरियर कोर्ट वही होने वाली है जो नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। तो डिक्री की यहाँ पे जो हम बात करते हैं, डिक्री कौन सी डिक्री की बात करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ मनी डिक्री की बात करेंगे, मनी इज पेबल, सिर्फ उसकी बात करते हैं, ना कि हम कोई टैक्सेशन की, ठीक है, अदर चार्जेस ऑफ अ लाइक नेचर या फिर फाइन या पेनल्टीज की बात नहीं करते हैं हम यहाँ पे, उनको नहीं एनफोर्स करवाया जा सकता है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मनी डिक्री, सिविल जो केस है उनको करवाया जाएगा, टैक्स के मैटर्स को बाहर रखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो एग्जीक्यूशन करवानी है हमने, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी ने कोई जजमेंट भेजी है, अब where a certified copy of a decree of any of the superior courts of any reciprocating territory has been filed in a district court, the decree may be executed in India। तो डिक्री कैसे एग्जीक्यूट करवाई जाएगी, तो उनकी सुपीरियर कोर्ट क्या करेगी, वो भेजेगी जजमेंट, ठीक है, सर्टिफाई करके। तो यहाँ पे अब इंडियन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन डाली जाएगी, ऑब्वियस है, तो सेम वे में करवाई जाएगी एग्जीक्यूशन जैसे हम करवाते हैं अपनी इंडियन जजमेंट की। तो अब इस सर्टिफाइड कॉपी के साथ क्या होने वाला है, वो सुपीरियर कोर्ट एक सर्टिफिकेट भेजेगी, ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम सच सुपीरियर कोर्ट, जिसमें बताया जाएगा कि आपने कितनी एग्जीक्यूशन करवानी है। मनी डिक्री ऑब्वियस है, ठीक है, कितना अमाउंट है, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे मान लो 1 लाख है, ठीक है, उस कोर्ट ने कहा था 1 लाख रिकवर करना है, तो अब वो बताएंगे कि ओके आपने 1 लाख करना है, ये सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। अगर मान लो 1 लाख नहीं है, वहां से उन्होंने, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, वहां से बेच के उन्होंने 30,000 कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 70,000 बचा है, ठीक है, 70,000 बचा है, इसको रिकवर करना है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब यही होता है कि जहाँ पे बताया जाएगा कि कितना कितना अमाउंट आपने रिकवर करना है, कितने एक्सटेंट तक उस डिक्री को एग्जीक्यूट करना है। तो इंडियन कोर्ट क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी उस सर्टिफिकेट के हिसाब से जो 70,000 बता रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है 70,000 एक्सटेंट तक, इससे ज्यादा नहीं। 30,000 वाली वो कर चुके हैं अपनी टेरिटरी में, ठीक है, एग्जीक्यूट, यहाँ पे सिर्फ इतनी होने वाली है। तो ये बताया जाता है सर्टिफिकेट का, ये होता है मेन रोल हमारे 44A में। टू विच द डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड और एडजस्टेड, वो बता देंगे कितने एक्सटेंट तक आपने एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, कितनी वो कर चुके हैं, सेटिस्फाई हो चुकी है। एंड सच सर्टिफिकेट शैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन भी कंक्लूसिव प्रूफ, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है हमारा, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ है कि आपने इतनी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, इसी को देख के करवाना है।
The provision of section 47 shall, as from the filing of the certified copy of the decree, apply to the proceeding of a district court executing a decree under this section, and district court shall refuse the execution of। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है, ठीक है, ये जो हमारा सर्टिफिकेट आया एग्जीक्यूशन के लिए फाइल किया है कि नहीं ये तो 13A to F तक फॉल कर रहा है, वही हमारे, ठीक है, नॉट ऑन मेरिट्स ऑफ केस है ना, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर पास किया जजमेंट या नेचुरल जस्टिस ने फॉलो किया, ये सारी चीज़ें हैं अगर देखी जाती हैं उस डिक्री में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना कर सकती है भी मैं नहीं करवाऊंगा इसे एग्जीक्यूट। ओके, तो बस ये चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा सेक्शन 44A बात करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं हमारी। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज हैं हमारी, एग्जांपल फॉर इंस्टेंस यूके है, ठीक है, मैंने इकट्ठा बोल दिया, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, वाओ, यूके है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, यूएई है, मलेशिया है, ट्रिनिडाड टोबागो, अच्छे अच्छे नाम है, न्यूजीलैंड, पता नहीं क्या थे लेकिन आप अच्छे से बोल लेना, द कुक आइलैंड, ठीक है, हांगकांग, पपुआ एंड न्यू गिनिया, फिजी, एडन, ठीक है, ये सारे हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग एरियाज हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे भाई भाई रिलेशंस कह सकते हैं जिनके साथ हैं। यस, बाकियों के साथ भी हैं, तो ये अभी तक इतने ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट अगर करवाना है तो सेम मैनर यूज किया जाएगा, सेक्शन 51 है हमारा, ठीक है, जो यूज किया जाता है एग्जीक्यूशन का, जो हम इंडियन कोर्ट की जजमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए करते हैं, वही इनका यूज किया जाएगा मेथड, ठीक है। तो लिमिटेशन पीरियड कितना होएगा फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स करवाने के लिए, तो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे भी लिमिटेड ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, अगर कोई मैंडेटरी इंजंक्शन है, ठीक है, फॉरेन कोर्ट से आई है, तो 3 इयर्स के बीच बीच आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा है कोई एनी अदर डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अदर डिक्री, एग्जीक्यूशन किसी और डिक्री के अलावा है, कोई भी और डिक्री है, देन उसका 12 साल, सिर्फ मैंडेटरी इंजेक्शन का 3 साल, बाकी डिक्रीज का 12 साल। और अगर मान लो कोई नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है उसका, तो उसके लिए भी कितना टाइम होएगा, 3 साल ही होने वाले हैं, ठीक है। तो बस, तो सेक्शन 43 भी पढ़ लेते हैं, 43 to 45, ठीक है। तो 43 क्या बात करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। जहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं करता, ठीक है, ऐसी टेरिटरी है कोई, उनकी कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, ठीक है, उनको क्या हम अप्लाई करेंगे, ओ सॉरी एग्जीक्यूट करेंगे, कि सीपीसी तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। तो any decree passed by any civil court established in any part of India to which this code does not extend, इंडिया में एस्टेब्लिश है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं होता, तो वो कौन से हैं, जैसे मान लो नागालैंड की कोर्ट है कोई, ठीक है, उन्होंने कोई जजमेंट दी और बाय एनी कोर्ट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियस है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एस्टेब्लिश किया है अथॉरिटी को आउटसाइड इंडिया में, इफ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच इट वाज पास्ड, बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेयरिन बिफोर अपनी मर्जी से बना दिया मैंने, हेयर इन प्रोवाइडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। तो इसको भी एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, यस जी करवाया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 44 क्या बात करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स इन प्लेसेस इन विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। उनकी कोई रेवेन्यू कोर्ट ने, ठीक है, जजमेंट पास की है, तो उसको एग्जीक्यूट करवाना है अगर हमारी टेरिटरी में, करवाया जा सकता है, यस करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए द स्टेट गवर्नमेंट में by notification in the official gazette declare that the decree of any revenue court in any part of India to which the provision of this code do not extend or any class of such decrees may be executed in the state as if they had been passed by the courts in that state। तो वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, उनको अपनी स्टेट में पब्लिश करना पड़ेगा नोटिफिकेशन निकाल के कि सेम वैसे ही एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ठीक है। तो बस इसकी भी एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, इसकी भी पॉसिबल है, चाहे वो सिविल कोर्ट की डिक्री है चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट की डिक्री है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है नोटिफिकेशन पास करके। नोटिफिकेशन का मतलब यही होता है, एक बार बताना होता है, ऑफिशियली डिक्लेयर करना होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड इंडिया, तो ये तो हमने बात कर ली कि उनका हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन अगर हमने करवाना है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया कौन सा पार्ट है वो देख लेते हैं। सो मच ऑफ द foregoing sections of this part as empowers a court to send a decree for execution to another court shall be construed as empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established by the authority of the central government outside India to which this। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं
कि अगर उन्होंने अप्लाई करना है, सॉरी एग्जीक्यूट करना है, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, ऑफिशियल गैजेट में बताएंगे, ठीक है, कि ये वाला सेक्शन अप्लाई करेगा, ऐसे ऐसे एज पर वैसे एग्जीक्यूशन होएगी, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है इंडिया से बाहर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, जूरिसडिक्शन की बात आ जाती है थोड़ी सी, जो हमने फॉरेन जजमेंट्स की बात की है। तो लेक्स सिटस लॉ है हमारा, ठीक है, जो बताता है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना, वहीं का लॉ अप्लाई करने वाला है। फॉरेन जजमेंट में अगर सिचुएटेड है तो वहां का लॉ अप्लाई करेगा, ठीक है। फॉरेन जजमेंट है लेकिन एग्जीक्यूशन यहाँ पे होनी है, एग्जीक्यूशन हमारे अकॉर्डिंग होगी, हमारा लॉ अप्लाई करेगा। सिमिलरली मूवेबल है तो मूवेबल लेक्स डोमिसाइल लॉ होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जहां जहां मूवेबल प्रॉपर्टी जाती जाएगी, जूरिसडिक्शन वहां वहां जाती जाएगी। मींस जहां पे पर्सन डोमिसाइल कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियस है मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन साथ साथ लेके घूमेगा तो प्रॉपर्टी भी साथ साथ जाएगी, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब है कि एक तो वो रेसिडेंट है, वहां पे रह रहा है, प्लस उसकी इंटेंशन है वहां पे रहने की, मीन्स 5-10 साल से रह रहा है, ठीक है। तो वहीं उसका घर है, उसने लिया हुआ है, सारा कुछ है, उसकी इंटेंशन भी है कि वो वहां पे रहना चाहता है। ऐसे नहीं कि वो 2-3 साल के लिए घूमने जाता है फिर अपना स्टेट चेंज कर लेता है, कंट्री चेंज कर लेता है, ऐसे नहीं, ठीक है। डोमिसाइल है वो, रेसिडेंट प्लस इंटेंशन भी है उसका यहाँ पे रहने का, तो ऐसे गवर्न किया जाता है जूरिसडिक्शन को। तो जजमेंट इन पर्सोनम की बात करते हैं, तो जो फॉरेन जजमेंट होती है ये पार्टीज को बाइंड करती है, ठीक है, पर्सनल इन नेचर है। तो अगर इनकी एग्जीक्यूशन इंडिया में करवानी है तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, कि डिफेंडेंट है वो फॉरेन स्टेट का है, ठीक है, जहाँ पे सूट डाला गया है। प्लेंटिफ है, उसने खुद ही डिसाइड किया कि यस वो फॉरेन कंट्री में इस केस को लेके जाएगा, वहीं पे उसे स्यू करेगा। डिफेंडेंट वॉलंटरीली अपीयर्स इन कोर्ट ऑन, यहाँ पे डिफेंडेंट ऑन समनिंग आसानी से आ जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, सर मेरे को आने में दिक्कत है, कुछ है, ठीक है, तो आ जाता है। या फिर पार्टीज ने क्या किया है, कोई अग्रीमेंट साइन किया है कि जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होएगा तो हम इस फॉरेन टेरिटरी में जाएंगे, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट है वहां पे जाने का उन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है। तो अगर ये सारी असेंशियल कंडीशंस हैं तो फिर क्या किया जा सकता है, उस जजमेंट को इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर नहीं है ये इनमें से कोई भी चीज़, ठीक है, डिफेंडेंट वहाँ का फॉरेन सब्जेक्ट नहीं है, या फिर प्लेंटिफ खुद ही नहीं जाना चाहता था वहाँ पे, या डिफेंडेंट ही नहीं आता था, ठीक है, ना कोई अग्रीमेंट था, देन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें पार्टीज को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो बस यही था, मैं सोच रही थी कुछ और तो नहीं रह गया बताने वाला, नहीं बस यही था और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही था कि अगर फॉरेन कोर्ट में तभी जाओगे आप अगर ये 4-5 कंडीशंस हैं ये फुलफिल होती हैं, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन आप कहते हो कि फॉरेन कोर्ट में राइज हुआ है, इसी के बेसिस के ऊपर आप चले जाओ, फिर नहीं आप जा सकते हो, ठीक है। तो जुरिसडिक्शन के लिए वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, प्लेंटिफ खुद कह रहा है, डिफेंडेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हों। चलो ख़त्म करते हैं। तो लंबा हो गया लेक्चर काफ़ी, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, करना तो है नहीं किसी ने लेकिन फिर भी कह देते हैं, ठीक है, अपना क्या जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लेस ऑफ सीइंग डिस्कस करेंगे उसमें। थैंक यू।